बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आंखों में आंसू लिए हुए अपने सामने पड़ी हुई दाल को बेबसी से देख रही थी कि अचानक अम्मी ने मुझसे कहा था, बेटा ऐसे क्या देख रही हो, खाना खा लो। तुम्हें पता है ना, खाने को ज्यादा इंतजार नहीं करवाते। जब खाना सामने आ जाए तो उसे फौरन ही खा लेना चाहिए। अम्मी की बात सुनकर मैंने अपनी आंखों की नमी को उनसे छुपाया था और कहा था कि आखिर अम्मी, ये दाल हमें और कितने दिन खानी पड़ेगी। पिछले 4 दिनों से हम लोग मुसलसल इसमें पानी डालकर खा रहे हैं। अब तो मेरी बस हो चुकी है इस दाल को खा खा कर। तो मेरी बात सुनकर अम्मी बहुत गमज़दा सी हो गई थी और मुझसे कहने लगी थी, बेटा मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन घर के हालात तो तुम्हारे सामने ही हैं। हमारे लिए तो 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। मैं चाहकर भी तुम्हें अच्छा खाना खाने को नहीं दे सकती। तुम्हारे अब्बू की तरह मैं तुम्हारे लाड नहीं उठा सकती। ये कहते हुए अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे, जिन्हें देखकर मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं अम्मी को मजीद दुखी नहीं करना चाहती थी, सो इसलिए मैंने जल्दी से उठकर अम्मी को गले से लगा लिया था और उनके आंसू साफ करके उनसे कहा था कि मुझे माफ़ कर दें। अम्मी, मैं जानती हूँ आप हम लोगों के लिए सारा दिन कितनी मेहनत करती हैं। दिन भर लोगों के घरों में काम करती हैं और फिर कहीं जाकर कुछ खाने पीने का इंतज़ाम होता है, और मैं बिला वजह ही आपको तंग करती हूँ। फिर मैंने ना चाहते हुए भी रोटी खानी शुरू कर दी थी तो अम्मी मुझे देखकर अफसरदा सी मुस्कुरा दी थी। साथ में ही बैठी हुई दादी खामोशी से हमारी बातें सुन रही थी और फिर अचानक से आईब्रो चढ़ाकर बोली थी, मैं इसी दिन के लिए ही तो कह रही होती थी ना कि 4 पैसे जमा कर लो, मुश्किल वक्त में काम आते हैं। लेकिन नहीं, भला मेरी कौन सुनता है इस घर में। मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। मेरे बेटे को तो पागल बनाया हुआ था तुम माँ बेटी ने। अब तो सुकून आ गया होगा ना तुम लोगों को। मेरे बेटे के साथ साथ उसकी सारी कमाई भी खा गई हो तुम दोनों माँ बेटी। दादी की बातें सुनकर मुझे हमेशा की तरह बहुत बुरा लगा था, तो मैंने भी गुस्से से दादी को कहा था कि भला इस सब में आखिर हमारा क्या कसूर है। आजमाइशें तो अल्लाह की तरफ से ही आती हैं। तो फिर मेरी बात सुनकर दादी भी गुस्से से बोली थी कि सुन लो अपनी बेटी की गज भर की जबान। इसे तो लिहाज ही नहीं रहा कि बड़ों से किस तरह बात करते हैं। ये तरबियत दी है तुमने अपनी बेटी को। फिर दादी की बात सुनकर अम्मी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे इशारे से खामोश रहने को कहा था और दादी से कहने लगी थी कि अम्मा जाने भी दें इसे, अभी बच्ची है, खुद ही समझ जाएगी। तो दादी ने भी तंजिया लहजे में कहा था कि ये बच्ची है, इसकी जबान सुनी है तुमने। दादी की बातें सुनकर मैं नाराज होकर कमरे से बाहर आ गई थी और सोचने लग गई थी कि पता नहीं दादी को हमसे आखिर क्या बैर है, जो हर वक्त हमें बातें ही सुनाती रहती हैं। मैंने जब से होश संभाला था तब से ही मैंने दादी को अम्मी की हर बात से इख्तलाफ करते हुए और उनसे लड़ते हुए ही देखा था, जबकि अम्मी दादी की तमाम बातें सुनकर खामोश हो जाती थी। अम्मी पहले भी खामोश तबीयत की मालिक थी, लेकिन अब्बू की अचानक मौत ने उन्हें मजीद खामोश कर दिया था। हमारे माली हालात अच्छे नहीं थे, इसीलिए अम्मी अब्बू दोनों ही मिलकर घर का खर्चा चलाते थे। अम्मी कपड़े सिलाई करती थी और अब्बू मजदूरी करते थे। लेकिन अब्बू की वफात के बाद अम्मी हर वक्त ही रोती रहती थी, जिसकी वजह से उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी और इसी वजह से लोगों ने अम्मी से कपड़े सिलाई करवाना भी छोड़ दिए थे। फिर अम्मी ने गुर्बत से तंग आकर लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन अम्मी की बढ़ती हुई उम्र की वजह से उनकी वो नौकरी भी चली गई थी। अब हमारे माली हालात बहुत ख़राब हो चुके थे। फिर अम्मी ने हालात से तंग आकर और दादी के मजबूर करने पर रात के वक्त सिलाई करना शुरू कर दी थी। अम्मी रात को मुझे जल्दी खाना खिलाकर सुला देती थी और फिर मुझे दादी के पास छोड़कर खुद सिलाई करने के लिए चली जाती थी। मुझे ये बात बहुत अजीब लगती थी कि अम्मी को अभी रात के वक्त सिलाई करते हुए चंद ही रोज गुजरे थे कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया था और किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रही थी। हालात के इस तरह से अचानक बेहतर हो जाने पर मैं बहुत हैरान होती थी और सोचती थी कि आखिर कपड़े सिलाई करने से इतने पैसे तो नहीं आ जाते जितने अम्मी ने चंद ही दिनों में जमा कर लिए हैं। इसीलिए मैंने अम्मी से कई दफ़ा पूछा भी था कि आखिर अब्बू की वफात के बाद आपने रात के वक्त सिलाई करना क्यों शुरू कर दिया है, जबकि आपको तो दिन की रोशनी में भी सिलाई करते वक्त काफ़ी मुश्किल होने लग गई थी। तो अम्मी मेरी बात सुनकर घबरा जाती थी और मुझे हर दफ़ा टाल देती थी। अम्मी को यूं बहाने बनाता हुआ देखकर मुझे उन पर शक हुआ था कि कोई तो ऐसी बात ज़रूर है जिसे वो मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हैं। इसीलिए मैंने दिली दिल में ये बात तय कर ली थी कि चाहे जो भी हो जाए मैं पता लगा कर ही रहूँगी। इसीलिए एक रात मैंने चुपके से खाने में नींद की दवाई डाल दी थी, जिसे खाते ही दादी और अम्मी गहरी नींद सो गई थी। फिर मैं उठकर चली गई और जाकर मशीन चलाने लग गई थी। अभी 3 मिनट ही गुजरे थे कि अचानक से आहट हुई थी और मुझे यूं लगा था जैसे कमरे में कोई दाखिल हुआ है। मैंने खौफ के मारे अपना सर उठाया था और मुझे सामने वाली दीवार पर एक लंबी चौड़ी कद-ओ-कामत वाला साया नजर आया था। उसने कमरे में दाखिल होते ही मेरे कंधे पर हाथ रखा था और उसके हाथ रखते ही मुझे एक अजीब सा डर लगा था।
मैंने डर के मारे एक जोरदार चीख मारी थी। मेरी चीख मारते ही उस अजनबी शख्स ने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे खामोश रहने के लिए कहा था। जैसे ही मेरी नजर उस अजनबी शख्स के चेहरे पर पड़ी तो मेरी रूह कांप गई थी, क्योंकि वो तो मैंने अम्मी को हमेशा कपड़े सिलाई करते हुए देखा था, क्योंकि अम्मी को सिलाई करना बहुत पसंद था। लेकिन अब तो वक्त के साथ साथ सिलाई करना एक किस्म की मजबूरी भी बन चुका था, क्योंकि महंगाई के इस दौर में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया था। इसीलिए अम्मी दिन भर कपड़े सिलाई करती थी और अब्बू मेहनत मजदूरी करते थे, और दोनों ही मिलकर घर का खर्चा करते थे। फिर कहीं जाकर ही हमारा गुजारा होता था। अब्बू ने अम्मी के साथ पसंद की शादी की थी, और दादी के लाख मना करने के बावजूद भी उन्होंने दादी की एक ना सुनी थी और अम्मी से शादी कर ली थी। इसीलिए दादी की अम्मी से कभी भी नहीं बनी थी। वो हर वक्त अम्मी से लड़ती झगड़ती रहती थी। दादी अब्बू की शादी अपने ननियाल में करवाना चाहती थी, क्योंकि वो लोग माली तौर पर बहुत अमीर थे और वो जहेज में अपनी बेटी को अच्छी खासी जायदाद भी दे रहे थे। लेकिन इस सब के बावजूद भी अब्बू किसी सूरत न माने थे और अपनी जिद पर ही अड़े हुए थे। फिर आखिरकार दादी ने बेटे के हाथों मजबूर होकर उनकी शादी उनकी पसंद की लड़की से करवा ही दी थी। और तब दादी ने दिल ही दिल में ये बात भी ठान ली थी कि वो अम्मी को कभी भी सुख का सांस नहीं लेने देंगी। उन्होंने ऐसा ही किया था, क्योंकि अब्बू गांव में रहने वाले एक अनपढ़ इंसान थे। इसीलिए वो मजदूरी करके ही घर का खर्चा चलाते थे। उनकी आमदनी ज्यादा नहीं थी, इसीलिए बड़ी मुश्किल से ही गुजारा होता था। इस बात को लेकर दादी हर वक्त अम्मी को बातें सुनाती रहती थी कि नदीम, तुमने ये किस कंगली औरत से शादी कर ली है जो जहेज में अपने साथ 1 रुपया भी नहीं लाई। बेटा, काश तुमने मेरी बात मान ली होती और मेरी पसंद की लड़की से शादी कर लेते, तो आज हमारा ये हाल ना होता। तुम भी राज करते और मैं भी। दादी की बातें सुनकर अब्बू हमेशा उनसे कहते थे कि जो किस्मत में होता है वही होता है। मेरी किस्मत में आयशा लिखी हुई थी, इसीलिए मेरी शादी इसी से हो गई है और मैं अपनी किस्मत पर राजी हूं। दादी जितनी लालची तबीयत की मालिक थी, अब्बू उतने ही साबिर इंसान थे। दादी की हर वक्त की बातें सुनकर आखिरकार अम्मी ने भी सिलाई करने का फैसला कर लिया था, ताकि वो भी सिलाई करके घर के अखराजात में अब्बू की मदद कर सके। क्योंकि उनको सिलाई आती थी, इसीलिए अब्बू के मना करने के बावजूद भी वो सिलाई करने लग गई थी। अब अम्मी घर के काम करने के साथ साथ सिलाई भी करती थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी दादी को अम्मी से बहुत सी शिकायतें थी जो खत्म नहीं हो रही थी। शादी के 4 साल बाद मैं पैदा हो गई थी। मुझे लेकर अब्बू और अम्मी बहुत ही ज्यादा खुश थे, और दादी उतनी ही ज्यादा नाखुश थी, क्योंकि उनको पोता चाहिए था, ना कि पोती। मेरी पैदाइश पर भी दादी ने बहुत ज्यादा हंगामा किया था और अम्मी को भी बहुत ज्यादा बातें भी सुनाई थी कि वो इस घर को एक वारिस तक न दे सकी। लेकिन अम्मी दादी की तमाम बातें और ज्यादतियां चुप करके बर्दाश्त कर लेती थी और आगे से उन्हें कुछ भी न कहती थी। क्योंकि मैं उनकी इकलौती औलाद थी, इसीलिए अब्बू और अम्मी मेरे बड़े ही लाड उठाते थे। मेरी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश को पूरा करते थे, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी ही मेहनत क्यों न करनी पड़ती। और ये बात दादी को बड़ी ही नागवार गुजरती थी। वो हर वक्त अम्मी को और मुझे कोसती ही रहती थी, क्योंकि मेरी अम्मी एक साबिर खातून थी, इसीलिए उन्होंने हमेशा सब्र से ही काम लिया था। इसी वजह से अब्बू अम्मी से मोहब्बत करने के साथ साथ उनकी इज्जत भी करते थे, और आज तक कभी भी वो अपने फैसले पर पछताए नहीं थे। जब मैं 5 साल की हो गई थी तो अब्बू मुझे स्कूल में दाखिल करवाने के लिए ले गए थे, लेकिन हमारे घर आते ही दादी ने अब्बू के साथ बहुत झगड़ा किया था और उनसे कहा था कि ये लड़की ज़ात है, इस पर अपने पैसे क्यों ज़ाया कर रहे हो। इससे तो अच्छा है कि कुछ पैसे जमा कर लो, मुश्किल वक्त में हमारे काम आएंगे। दादी की बात सुनकर अब्बू को बहुत बुरा लगा था, और दादी के मना करने के बावजूद भी स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दिया था। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे ही मुझे लोगों के रवैयों की समझ भी आने लग गई थी। इसीलिए मेरी भी दादी के साथ कोई खास नहीं बनती थी। जब मैं 7वीं जमात में हुई तो दादी ने एक और जिद पकड़ ली थी कि मुझे पोता चाहिए, इस घर का वारिस चाहिए। दादी की नई फरमाइश सुनकर अब्बा बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने दादी से बात की थी कि इस सब का इख्तियार तो बस खुदा के हाथ में ही है। अगर खुदा ने मुझे बेटा देना होता तो अब तक दे चुका होता। दादी ने भी अब्बू को गुस्से से कहा था कि मुझे किसी भी सूरत में पोता चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हारी दूसरी शादी ही क्यों न करनी पड़े। तो दादी की बात सुनकर अब्बा ने भी उनसे कहा था कि तौबा करें अम्मा, अब मेरी उम्र है भला दूसरी शादी करने वाली, जबकि मेरी अपनी बच्ची जवान हो रही है। लोग किस तरह की बातें करेंगे मेरे बारे में कि बुढ़ा सठिया गया है जो इस उम्र में दूसरी शादी करने जा रहा है। अब्बू ने भी दादी की बात को हंसी में टाल दिया था, लेकिन दादी हमेशा ही कोई ना कोई ऐसी बात जरूर कर देती थी जिसे सुनकर अम्मी परेशान हो जाती थी। इसीलिए दादी मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगी थी। एक दिन अब्बा घर से काम करने के लिए निकले थे और फिर कभी दोबारा घर वापस नहीं आए थे, और हमें हमेशा हमेशा के लिए रोता हुआ छोड़कर चले गए थे। अब्बू की इस तरह से अचानक मौत ने
हम सबको हिलाकर रख दिया था और गुजरता हुआ वक्त हमारे लिए मजीद परेशानियां लेकर आ रहा था। अब हमारे हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही चले जा रहे थे। अब तो लोगों ने अम्मी से कपड़े सिलाई करवाना भी छोड़ दिए थे, जिसकी वजह से अब 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया था। अब अम्मी ने लोगों के घरों में जाकर काम करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन इस सब के बावजूद भी हालात हमारे काबू में नहीं आ रहे थे। क्योंकि मैंने मैट्रिक किया हुआ था, इसीलिए मैंने भी अम्मी से इजाज़त लेकर मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था, मगर फिर भी गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया था। दादी अलग से हर वक्त मुझे और अम्मी को कोसती रहती थी और कहती थी कि इन दोनों माँ बेटी ने मेरे बच्चे को लूट लूट कर खा लिया और कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए। अब भला मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तो अम्मी दादी की बात सुनकर हमेशा उन्हें तसल्ली ही देती थी और उनसे कहती थी कि आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। अगर खुदा ने चाहा तो हमारे हालात बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगे। लेकिन दादी अम्मी की एक न सुनती और बस अपनी धुन में लगी रहती। हर वक्त ही अम्मी से लड़ती झगड़ती थी। अब घर के हालात देखकर, अम्मी को बुढ़ापे में यूं लोगों के घरों में काम करता हुआ देखकर मैं भी अक्सर सोचने लग गई थी कि शायद दादी ठीक ही कहती है। काश मेरी जगह कोई लड़का पैदा हो जाता तो आज मेरी माँ को यूं दर बदर की ठोकरें तो ना खानी पड़ती, बल्कि वो तो खुद अपनी बूढ़ी माँ का सहारा बनता। लेकिन खैर, किस्मत का लिखा हुआ भला कौन टाल सकता है। मेरे ट्यूशन के पैसों और अम्मी की तनख्वाह से बहुत ही मुश्किलों से गुजारा होता था। एक दिन दादी कहीं गई हुई थी और जब शाम को वापस आई तो तेज तेज चलती हुई सीधी अम्मी के कमरे में चली गई थी। मैं जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी तो दादी को देखकर घबरा गई थी और सोचने लग गई थी कि शायद दादी फिर से अम्मी से लड़ने जा रही है। लेकिन जो ही मैं अम्मी के कमरे के करीब पहुंची तो अम्मी की आवाज़ सुनकर मेरे कदम खुद ब खुद ही रुक गए थे और मैं चुपके से खड़े होकर दादी और अम्मी की बातें सुनने लग गई थी। अम्मी घबराई हुई आवाज़ में दादी से कह रही थी कि नहीं नहीं अम्मा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा वैसा कुछ भी किया तो खुदा न करे कि इस बात के बारे में मोहल्ले वालों को अगर भनक भी लग गई तो कोई भी मेरी बेटी से शादी नहीं करेगा। मेरा किया हुआ मेरी बच्ची के सामने आ जाएगा। चंद पैसों के लिए मैं अपनी बच्ची का मुस्तकबिल दांव पर नहीं लगा सकती। अम्मी की बातें सुनकर मैं सोचने लग गई थी कि आखिर दादी अम्मी को ऐसा कौन सा काम करने के लिए मजबूर कर रही थी जो वो करना नहीं चाह रही थी। मैं जो कान लगाए हुए दादी और अम्मी की बातें सुनते हुए सोचों में गुम हो गई थी। दादी कब मेरे पास आ गई थी मुझे पता ही न चला था। पहले तो दादी मुझे देखकर ठिठक गई थी, फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने खुद को संभाला था और फिर मेरे पास आते ही मुझे बातें सुनाना शुरू कर दी थी। वो मुझसे कहने लगी थी कि अब तुमने ये काम करना भी शुरू कर दिया है, तुम अब हमारी जासूसी भी करने लग गई हो। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई अपनी दादी और अम्मी की बातें सुनते हुए? एक तो तुम्हारी गज भर की लंबी जबान है और अब तो ऊपर से दूसरों की छुपकर बातें भी सुनना शुरू कर दिया है तुमने। दादी बोलती ही चली जा रही थी। मुझे लगा था कि शायद वो अम्मा का गुस्सा भी मुझी पर उतार देंगी। दादी मुझे कोसते हुए अपने कमरे में चली गई थी तो उनके जाते ही मैं भी फौरन अम्मी के कमरे में दाखिल हो गई थी। अम्मी को इतना परेशान देखकर मैंने अम्मी से फौरन पूछा था कि आखिर दादी ने उनसे ऐसा क्या कहा है जिसे सुनकर वो इतना परेशान हो गई हैं। तो अम्मी ने मुझे कुछ भी बताने के बजाय उल्टा मुझे ही डांटना शुरू कर दिया था और मुझसे कहने लगी थी कि तुम्हें क्या जरूरत पड़ी हुई थी इस तरह से चोरों की तरह कान लगाकर हमारी बातें सुनने की? क्या मैंने तुम्हें ये सब कुछ सिखाया है? आज पहली दफा अम्मी ने मुझे डांटा था तो अम्मी की डांट सुनकर मुझे अब्बू की बहुत याद आई थी और मैं बहुत रोई थी। अब्बू की तस्वीर उठाकर मैंने रोते हुए दादी और अम्मी दोनों की ही उनसे शिकायत की थी और उनसे कहा था कि अब्बू, दादी मुझे बहुत डांटती है और आज तो अम्मी ने भी मुझे बहुत बातें सुनाई हैं। फिर मैं रोते हुए चुप कर गई थी क्योंकि मैं जानती थी कि इस सब में अम्मी का कोई कसूर नहीं है, बल्कि वो तो खुद हालात के हाथों मजबूर है। खैर, जो भी हुआ था मैंने सब कुछ भुलाकर अम्मी से माफ़ी मांग ली थी और उनसे वादा भी किया था कि मैं दोबारा ऐसी वैसी कोई हरकत भी नहीं करूंगी। दिन गुजरते जा रहे थे। दादी ने अम्मी से बात करना भी छोड़ दिया था। अम्मी सुबह होते ही लोगों के घरों में काम करने के लिए चली जाती थी और फिर शाम को ही घर आती थी। दादी अपना खाना अपने कमरे में ही मंगवा लेती थी। अम्मी ने कई दफ़ा दादी को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो किसी भी सूरत मानने को तैयार न थी। अम्मी दादी से कहती थी कि अम्मा, मैं मजबूर हूँ, मैं एक बेटी की माँ हूँ। दुनिया वाले तो किसी की भी गलती पकड़ने के लिए तैयार बैठे होते हैं। अगर उन्हें मेरे बारे में कुछ भी पता चल गया तो मैं क्या करूँगी? आप खुद ही बताएं, भला आखिर मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? लेकिन दादी के तेवर देखकर साफ लग रहा था कि चाहे जो भी हो जाए वो तो हर हाल में अम्मी को मना कर ही दम लेंगी। दादी की नाराजगी भी खत्म नहीं हुई थी कि मोहल्ले के जिन घरों में अम्मी काम करने जाती थी उन्होंने ये कहकर अम्मी को काम से निकाल दिया था कि वह बूढ़ी हो चुकी हैं और अब वो ठीक तरीके से घर का काम नहीं कर पाती, इसीलिए उन्हें काम के लिए किसी जवान लड़की की ज़रूरत है।
जो भाग दौड़ कर घर के सारे काम आसानी के साथ कर सके। जब अम्मी घर वापस आई तो किसी से भी बात किए बगैर अपने कमरे में चुपचाप सी चली गई थी। अम्मी को इस हालत में देखकर दादी ने मुझे फौरन उनके कमरे में भेजा था और कहा था कि जाओ जरा देख कर तो आओ, तेरी माँ को क्या हुआ है। तो मैं जो फिक्र में बैठी हुई थी जल्दी से उठी थी और अम्मी के कमरे में चली गई थी। अम्मी बैठी हुई रो रही थी और मुझे देखकर जल्दी से चुप हो गई थी, अपने आंसू साफ करने लगी। तो मैं भी सीधा जाकर अम्मी के पास खामोशी से बैठ गई थी। फिर मैंने अम्मी से कहा था कि क्या हुआ है आपको, रो क्यों नहीं है। जहां तक मैं आपको जानती हूँ आप एक बड़ी ही बहादुर औरत हैं और मैंने आपको कभी भी हालात से घबरा कर यूं रोते हुए नहीं देखा। फिर आज आखिर ऐसा क्या हो गया है कि आप यूं बैठकर रो रही हैं। तो अम्मी मुस्कुराकर मुझे देखने लगी थी। फिर मुझसे बोली, मेरी बेटी तो बहुत बड़ी हो गई है जो मेरा गम बांटने की कोशिश कर रही है, और देखो मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो। तो फिर मैंने अम्मी की बातें सुनकर अम्मी से कहा था कि आप मुझे टालने की कोशिश मत करें और ठीक ठीक बताएं कि आखिर आपको हुआ क्या है। मेरी बात सुनकर अम्मी बोली थी कि बेटा, जिन घरों में मैं काम करती थी उन्होंने मुझे वहां से निकाल दिया है। अम्मी को यूं परेशान होता देखकर मैंने अम्मी से कहा था कि आप फिक्र न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ कोई और भी काम कर लूंगी। तो अम्मी जल्दी से बोली थी, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें यूं काम की तलाश में दर बदर के धक्के नहीं खाने दूंगी। मैं खुद कुछ न कुछ कर ही लूंगी और कोई इंतजाम हो ही जाएगा। दादी जो हमारे पास आकर बैठ गई थी और हमारी बातें सुनने लग गई थी, फिर मुझसे बोली थी कि जाओ अपनी माँ के लिए पानी लेकर आओ। मेरे जाते ही दादी ने अम्मी से फिर से कुछ खुफिया अंदाज में कहना शुरू कर दिया था और मेरे आते ही दोनों चुप होकर बैठ गई थी। उन दोनों को यूं चुप होता हुआ देखकर मुझे दादी और अम्मी पर बहुत गुस्सा भी आया था कि आखिर वो मुझे देखकर यूं खामोश क्यों हो जाती है। मैं सोच रही थी कि आखिर इन दोनों के बीच में ऐसा क्या चल रहा है जो ये मुझे नहीं बता पा रही। फिर अम्मी और दादी को इस तरह से बैठा हुआ देखकर मैं कमरे से बाहर आ गई थी। 2 दिन हो चुके थे अम्मी को यूं घर में बैठे हुए। ऐसा नहीं था कि इन 2 दिनों में अम्मी ने कहीं जाकर काम तलाश न किया हो, बल्कि इन दिनों में भी अम्मी सुबह होते ही काम की तलाश में चली जाती थी और फिर शाम को बहुत ही मायूस घर वापस आती थी, क्योंकि कोई भी अम्मी की उम्र देखकर ना तो उनसे कपड़े सिलाई करवाने पर राजी होता था और ना ही कोई घर का काम देने को तैयार था। इस तरह के हालात देखकर अब अम्मी हर वक्त ही परेशान रहती थी, क्योंकि पहले तो हम 2 वक्त की रोटी खा ही लेते थे, लेकिन अब तो लगता था कि हम उससे भी जाएंगे। पहले तो दादी हर वक्त ही अम्मी से और मुझसे लड़ाई करती रहती थी, लेकिन अब तो वक्त के साथ साथ वो भी बहुत बदल गई थी। वो जब भी अम्मी को अकेला और अफसुर्दा बैठा हुआ देखती थी तो फौरन ही उठकर अम्मी के पास जाकर बैठ जाती थी और उन्हें तसल्लियां देती थी और कहती थी कि फिक्र न करो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर तुम मेरी बात मान लो तो। अम्मी दादी की बात सुनकर मजीद परेशान हो जाती थी। अब तो हालात दिन ब दिन बद से बदतर ही होते जा रहे थे। सो घर के हालात देखकर और आने वाले वक्त से डर कर अम्मी ने आखिर दादी की बात मान ही ली थी और वह ऐसा काम करने के लिए राजी हो गई थी जो वो नहीं करना चाहती थी। अब दादी मुझसे और अम्मी से बहुत प्यार करने लग गई थी, हमारा बहुत ख्याल भी रखती थी। अब मुसलसल पिछले कई दिनों से अम्मी मुझे रात को जल्दी खाना खिला देती थी और मुझसे कहती थी कि तुम जल्दी सो जाओ, मैंने भी जाकर कपड़े सिलाई करने हैं। तो दादी अम्मी की बात सुनकर अम्मी से कहती थी कि तुम परेशान क्यों हो रही हो आयशा, तुम जाओ आराम के साथ अपना काम करो और निदा की फिक्र तुम बिल्कुल भी न करना, इसे मैं अपने साथ ही सुला लूंगी। तो अम्मी दादी की बात सुनकर खामोशी के साथ कपड़े सिलाई करने चली जाती थी। अम्मी को सिलाई का काम शुरू किए हुए भी कुछ ही दिन गुजरे थे कि हमारे घर के हालात काफ़ी बेहतर हो चुके थे और हमें किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं रही थी। एक दिन मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी कि अचानक अम्मी मेरे पास आई थी और मुझसे कहने लगी थी कि बेटा, अब तुम्हें बच्चों को पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुदा का शुक्र है कि अब हमारे हालात बेहतर हो गए हैं, अब तुम अपना सर इन बच्चों के साथ मत खपाया करो। तो अम्मी की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी थी। अब अम्मी का मामूल बन चुका था कि वो रात को मुझे खाना जल्दी खिलाकर दादी के पास सुला देती थी और खुद रात भर सिलाई करती थी। सुबह को अम्मी के पास बहुत ज़्यादा पैसे होते थे और मैं सोचती थी कि अम्मी के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। तो एक दिन तजस्सुस के मारे मैंने खाने में नींद की दवा मिला दी थी और खुद जाकर अम्मी की जगह बैठकर कपड़े सीने लगी थी। अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि कमरे में कोई दाखिल हुआ था। डर के मारे मैंने जैसे ही सामने देखा था तो मेरी नज़र एक ख्वाजा सरा पर पड़ी थी और डर की वजह से मेरी चीख निकल गई थी। तो उस ख्वाजा सरा ने मुझे खामोश रहने के लिए कहा था। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने खुद को संभाल कर उससे पूछा था कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो उस ख्वाजा सरा ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी अम्मी से अपने और दूसरे ख्वाजा सराओं के कपड़े सिलाई करवाता हूँ, क्योंकि हम तीसरी जिन्स के लोग हैं, इसीलिए सब हमसे नफरत करते हैं।
जबकि इस सब में हमारा तो कोई कसूर नहीं है। इसी वजह से कोई भी हमारे कपड़े सीने को तैयार नहीं होता था। जब मुझे पता चला कि तुम्हारी अम्मी के पास भी करने को कुछ नहीं है और उन्हें भी काम की सख्त ज़रूरत है, तो मैंने तुम्हारी दादी से बात की थी कि वो हमारे कपड़े सिलाई कर दिया करें। उसके बदले मैं उनको मुंह मांगी कीमत दूंगा। शुरू में तो तुम्हारी अम्मी राजी नहीं हो रही थी और लोगों से डर रही थी कि अगर मोहल्ले में किसी को पता चल गया कि वो ख्वाजा सराहों के कपड़े सिलाई करती हैं तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे और तुम्हारे रिश्ते में भी रुकावट आ जाएगी। फिर मैंने उनसे वादा किया था कि मैं रात के अंधेरे में आकर सिलाई के लिए कपड़े दे जाया करूंगा। इस तरह से किसी को भी इस बात की कानो कान खबर तक नहीं होगी। इस बात पर तुम्हारी अम्मी हमारे कपड़े सिलाई करने पर राजी हो गई थी। उस ख्वाजा सराह की बातें सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई थी कि मैंने अपनी अम्मी पर शक किया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।